मुझे जाने दो, प्लीज। भूमिका ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा था। तभी उसे एक लड़के ने पूल में धक्का दे दिया। पानी गहरा होने की वजह से वो डूब रही थी और वहां खड़े हुए सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो अर्जुन कपूर का फार्म हाउस था, जहां पर पूल पार्टी चल रही थी। भूमिका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो कि स्कॉलरशिप के दम पर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई थी और फिर उसे बड़ी मुश्किल से जाकर नौकरी मिली थी। हर कोई उसके मिडिल क्लास होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता था और लड़कियां उसके बेपनाह हुस्न से खौफ खाती थीं। इसी सब की वजह से वो लोग उसे धोखे से इस पार्टी में लेकर आए थे। ये सारा मंजर देखकर अर्जुन कपूर ने गुस्से से पूल में छलांग लगा दी और भूमिका को अपनी तरफ खींचा। भूमिका उस वक्त बहुत डरी हुई थी और इसीलिए उसने अर्जुन कपूर की गर्दन में तुरंत ही हाथ डाल दिए और वो बुरी तरह से रोने लगी। जबकि पहली बार किसी लड़की के इतना करीब होने पर अर्जुन कपूर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। हेलो सर, मैं अंदर आ जाऊं क्या? अर्जुन कपूर के पीए ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। हाँ, आ जाओ, अर्जुन कपूर ने कहा। तो उसका पीए आलोक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सर, आपने बुलाया? आलोक ने वहां खड़े खड़े पूछा था। हाँ आलोक, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अर्जुन कपूर ने कहा। तो आलोक वहां पर कुर्सी खींचकर बैठ गया। ये मिस भूमिका का क्या मसला है? ये क्यों आए रोज छुट्टी कर लेती है? उसकी ज्वाइनिंग को तो अभी महज सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और इन 3 महीनों में अर्जुन कपूर को भूमिका की बहुत सारी शिकायतों के मामलात के बारे में बात करने के लिए उसने आलोक को बुलवाया था, ताकि वो ऐसे नॉन सीरियस लोगों को अपनी कंपनी से फायर कर दे। उसने उन लोगों की एक लिस्ट बना ली थी और इस लिस्ट के मुताबिक उसके पास पहले नाम भूमिका का था। इसीलिए उसने भूमिका के बारे में पूछा। आलोक बोला, सर ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है, या फिर उनकी पैदाइश ही एक मसला है। आलोक ने बड़ी ही लापरवाह अंदाज में कहा था। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं, अर्जुन कपूर ने पूछा। सर, वो दरअसल ये अनाथ हैं और इसके अलावा इस लड़की के 2 छोटे भाई हैं। भूमिका का ताल्लुक काफी गरीब खानदान से है और ऐसे में उसके दोनों भाइयों को थैलेसीमिया जैसी महंगी बीमारी भी लगी है। उनकी बीमारी का खर्च और फिर किराए का घर और खाने पीने के सारे खर्चे मिस भूमिका के कंधों पर ही हैं। उस लड़की को कमाने के साथ साथ अपने भाइयों की देखभाल भी करनी पड़ती है, जिनकी सेहत ज्यादातर तो खराब ही रहती है और उसके भाई की सेहत की खराबी की वजह से भूमिका को छुट्टी भी करनी पड़ती है। पीए आलोक ने भूमिका के बारे में जब सारी बात बताई तो अर्जुन कपूर ने कहा, तो क्या उनके घर में कोई भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके, या कोई रिश्तेदार वगैरह? वो उनके भाइयों की देखभाल नहीं कर सकते क्या? आलोक बोला, नहीं सर, इस मामले में मिस भूमिका बहुत बदनसीब साबित हुई हैं। उनके बस चंद कुछ एक गिनती के ही रिश्तेदार हैं, लेकिन उन लोगों के पास बहुत पैसा है। अब जिनके पास पैसा होता है वो लोग भला गरीबों को क्यों पूछने लगे? अर्जुन कपूर बोला, अच्छा, तो ये बात है। जबकि वो ये सब कहते हुए भी अपने मन में कुछ अलग ही ताने बाने बुन रहा था। आलोक बोला, सर, एक बात कहूँ? अर्जुन कपूर ने बड़े ही राजदार अंदाज में पूछा। हाँ आलोक, कहो। आप मिस भूमिका को निकाल ही दें तो अच्छा है। सच कहता हूँ सर, जब भी ऑफिस में आती है पूरे ऑफिस में मनुसियत ही छा जाती है। उसकी तो शक्ल देखकर ही अजीब सी सुस्ती छा जाती है। आप उसे निकाल दें तो अच्छा है। वैसे भी काम तो इतना कुछ खास करती नहीं जितनी वो तनख्वाह ले जाती है। इस बार अर्जुन कपूर ने कहा, आलोक, मेरे ख्याल से इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। किसको हायर करना है और किसको फायर करना है, ये सारा काम मेरा है। इसमें मुझे आपकी किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। आप बस इतना करिए जो आपसे कहा जाए और मैं दोबारा से आपके मुंह से मिस भूमिका या फिर किसी और भी एम्प्लॉय के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात आगे से सुन ना लूं। अगर हम लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो ये हमारा कोई जादू या करिश्मा नहीं है। ये सब भगवान की मर्जी है और ये उसी का फैसला है। वो किसी को देकर आजमाता है तो किसी से लेकर आजमाता है। आप मुझे फिलहाल मिस भूमिका के घर का एड्रेस दे दीजिए। अर्जुन कपूर ने दबे हुए शब्दों में ही सही, लेकिन आलोक की अच्छी खबर ली थी, जिस पर उसका मुंह बन गया था।
उसने तुरंत ही भूमिका का एड्रेस दिया और उसके बाद अर्जुन कपूर ने उसे वहां से जाने को कह दिया। तभी आलोक बोला, सर, और बाकी के लोगों के बारे में? तो अर्जुन कपूर ने कहा, वो मैं सब देख लूंगा, आप जाइए अब। वो खुद ही लिस्ट में मौजूद लोगों के बारे में जानकारियां निकालने लगा था। शाम को वो ऑफिस से कुछ जल्दी ही निकल आया था। उसका इरादा भूमिका के घर पर जाने का था। उसके दिल में इंसानियत के लिए बहुत हमदर्दी थी। वो एक नेक इंसान था और इसीलिए जैसे ही उसके पास भूमिका का एड्रेस आया, उसने तुरंत ही उसके बारे में हर जानकारी हासिल करने की ठान ली। मोबाइल में उसने भूमिका के एड्रेस की लोकेशन सेट की और फिर गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया। भूमिका का घर काफी तंग गलियों में था, जिस वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए अर्जुन ने काफी दूरी पर ही अपनी गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि आगे उसकी गाड़ी का जाना नामुमकिन था। जगह देखते ही उसने गाड़ी पार्क की और फिर उतरकर काफी सारे फ्रूट्स वगैरह ले लिए। अर्जुन बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे खानदान से था और मरीज के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसने अपना मोबाइल जेब में डाला और अपने दोनों हाथों में उसने लिया हुआ सामान पकड़ लिया। वो चाहता तो अपने किसी भी नौकर को आसानी से अपने साथ लेकर आ सकता था, लेकिन उसे शो ऑफ करने की कोई भी आदत बिल्कुल नहीं थी। वो अपने घर वालों की दी हुई नसीहत पर पूरी तरह से अमल करता था कि नेकी इस तरह से करो कि एक हाथ से अगर दो तो दूसरे हाथ को कभी भी मालूम भी ना हो। अर्जुन कपूर, जो कि एक टॉप और मशहूर बिजनेस टाइकून था, इस वक्त हाथों में सामान उठाए टूटी फूटी कीचड़ वाली गलियों में पैदल चला जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि कल को जब वो ऊपर वाले के दर पर पहुंचे और वो उससे सवाल पूछे कि उस जगह मेरा बंदा बीमार था और तू जानता था, मगर फिर भी तू उसकी खैरियत पूछने के लिए भी नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर विश्वास करता था और ऊपर वाले की मर्जी की खातिर ही वो भूमिका के घर की तरफ जा रहा था। सिर्फ भूमिका ही नहीं, उसकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर से लेकर गार्ड और स्वीपरों में से भी अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती तो वो बिना झिझक के वहां पर पहुंच जाता था। वो अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के साथ भी ऐसा ही सुलूक करता था। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसे गुरूर तो जरा भी छूकर नहीं गुजरा था। वो बहुत ही नेक इंसान था। गुस्सा भी उसे बहुत कम आता था, लेकिन हाँ, जब आता था तो फिर उसके गुस्से की कोई इंतहा नहीं होती थी और फिर तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। काफी देर चलने के बाद वो एक सिंगल स्टोरी घर के सामने पहुंचा। दरवाजा कमजोर था। अर्जुन कपूर ने दस्तक देने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर वो रुक गया। अंदर से आवाज आ रही थी, भूमिका, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज के आज ही किराया चाहिए। आज 4 तारीख हो गई है। ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? अगर यही सब कुछ करना है तो फिर मेरा घर खाली कर दो। मुझे अब ये किराए के पीछे रोज रोज इतने चक्कर नहीं लगाए जाते हैं। अंदर से किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाज से ही पता चलता था कि वो औरत काफी तेज तर्रार किस्म की है। तभी भूमिका की आवाज आई, मौसी प्लीज, मुझे कम से कम आज का वक्त तो दे दें। अमन और रमन की वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा सकती। आप तो जानती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। इसी वजह से पैसे भी नहीं ला सकी। कल मैं पक्का जब ऑफिस जाऊंगी तो आपको आपका किराया लाकर दे दूंगी। तभी वो औरत एक बार फिर से बोली, नहीं भूमिका, तुम पिछले 4-5 दिनों से यही सारे बहाने बना रही हो। ना तो तुम्हारे भाई ठीक हो रहे हैं और ना ही तुम ऑफिस जा रही हो। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद तुम्हें तो नौकरी से भी निकाल दिया गया है और इसी वजह से तुम ऑफिस भी नहीं जा रही हो और उल्टा बहाना करके मुझे यहाँ से टरकाने की कोशिश कर रही हो। देखो भाई, आज तो मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगी, उस औरत ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा था। भूमिका बोली, मौसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नौकरी अभी भी है और मैं जब जाऊंगी तो मुझे पैसे जरूर मिल जाएंगे। तभी वो औरत एक बार फिर से बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, अभी के अभी फोन करो और अपने ऑफिस वालों को कहो कि वो अभी तुरंत ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दें।
भूमिका कहने लगी, मौसी, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं कल जब अपने दोनों भाइयों को अस्पताल लेकर गई थी तो मजबूरन मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ा था। वो औरत एक बार फिर से बोली, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल बेकार लड़की हो। तुम मेरा किराया आखिर कैसे दोगी? अरे, इससे तो अच्छा ये है कि तुम मेरा ये घर खाली कर दो। मुझे तुमसे रोज रोज किराया मांगने के लिए नहीं आना है। देखो, तुम बस अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो, उस औरत ने हुक्म सुनाते हुए कहा। भूमिका कहने लगी, मौसी प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने आपको कहा ना कि मैं काम पर जाऊंगी तो आपको किराया दे दूंगी। मगर वो औरत तो अपनी बात की रट ही लगाए हुए थी और अपनी बात के आगे और कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अर्जुन कपूर ने एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि उसे यूं बिना इजाजत घर के अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर तभी उसे बर्तनों के गिरने की आवाजें सुनाई दी और इसीलिए वो फिर बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो औरत जो कि भूमिका की मकान मालकिन थी, वो उसके बर्तनों को उठा उठा कर नीचे की तरफ फेंक रही थी और भूमिका उसके आगे हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें कर रही थी। अर्जुन कपूर ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया था। लंबे सुनहरे बाल जो कि जूड़े की सूरत में गुथे हुए थे, मगर उस औरत की धक्का मुक्की की वजह से वो खुलकर बिल्कुल हवा में बिखर गए थे। उसकी हरी हरी खूबसूरत झील जैसी आंखें थीं, जिनमें इस वक्त पानी सा जमा हुआ था। अचानक ही अर्जुन कपूर ने पूछा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर भूमिका और मकान मालकिन दोनों ही एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी। स्काई कलर का 3 पीस सूट पहने पर अच्छी तरह से जूते में घुसे हुए उसके पैर और हाथों में बहुत सारे गिफ्ट पैक लिए हुए वो सामने खड़ा था। उसकी कलाई पर बहुत ही महंगी घड़ी बंधी हुई थी। बाल बेतरतीब से माथे पर बिखरे हुए थे। इस वक्त वो किसी बहुत बड़ी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था, जो गलती से शायद रास्ता भटक कर इस जगह पर आ गया था। उसे देखते ही भूमिका कहने लगी, सर आप यहाँ? और उसने तुरंत ही अपना दुपट्टा ठीक करके अपने कंधे पर डाला और अपने बालों को ठीक किया। उसने तुरंत ही भूमिका से कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हालांकि समझ तो वो सब कुछ चुका था, मगर फिर भी वो खुद भूमिका के मुंह से सुनना चाहता था। भूमिका ने तुरंत ही बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं सर, आप वहाँ क्यों रुक गए? आइए, आइए ना, बैठिए। भूमिका इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गई थी। वो इशारा करके अर्जुन कपूर को एक कमरे में ले आई थी और वहां पर लगे हुए सोफे पर उसने अर्जुन कपूर को बैठने की इजाजत दी थी। अर्जुन ने कमरे का जायजा लेते हुए वहां पर आराम से बैठ गया। उसे कमरे में सामान काफी कम लगा था, लेकिन जितना भी था वो तमाम सामान बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया था। भूमिका ने पूछा, सर चाय या ठंडा? भूमिका को तो इस वक्त ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसके घर आखिर आ कैसे गया। उसे रह रहकर अपने घर की हालत को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। ऑफिस में तो पहले ही सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसके गरीब होने का ताना भी दिया करते थे। भूमिका इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उसे ये लग रहा था कि जैसे अर्जुन कपूर उसे नौकरी से निकालने के लिए ही यहाँ पर आया है, क्योंकि उसकी काफी सारी छुट्टियां हो गई थी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अर्जुन की आवाज से वो किसी सपने से बाहर आई। अर्जुन ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप 5 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ सकती हैं? अर्जुन ने बड़ी ही संजीदगी से कहा था। भूमिका ने बड़े ही नरम लहजे में कहा, जी सर, और ये कहते हुए वो वहीं बैठ गई। अर्जुन उसका कपकपाता हुआ वजूद महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपके घर चला जाऊं। अर्जुन ने जो बात की थी वो साफ साफ कह दी थी। भूमिका बोली, जी सर, वो असल में मेरे भाइयों की तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए मुझे उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा था और मैं इसी वजह से दफ्तर नहीं आ सकी थी। प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरे पास सिर्फ ये एक ही नौकरी है, इसके बगैर मेरे पास और कुछ भी नहीं है और दूसरी नौकरी ढूंढना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है।
प्लीज सर, मैं आइंदा छुट्टियां नहीं करूंगी। भूमिका अपना सर झुकाते हुए बोली। अर्जुन को लगा कि जैसे वो रो रही है, इसीलिए उसने कहा, नहीं मिस भूमिका, आप गलत समझ रही हैं। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे आपके भाइयों की तबीयत के बारे में पता चला, तो मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। अर्जुन को न जाने क्यों भूमिका की हरी हरी आंखों में आंसू देखकर बुरा लग रहा था, इसलिए वो तुरंत ही उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर भूमिका ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा और कहा, आप सच कह रहे हैं सर। भूमिका की बेयकीनी और हैरत अभी तक कायम थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इस छोटे से मोहल्ले के इस छोटे से घर में उसकी भाइयों के हाल चाल पूछने के लिए आया था। जी हाँ मिस भूमिका, ये कोई मजाक नहीं है। मैं यहाँ सच में आपके भाइयों की खैरियत पूछने के लिए ही आया हूँ। साथ में आपकी सैलरी भी अभी ड्यू थी। मैंने सोचा कि आपकी सैलरी भी जाकर आपको दिए आता हूँ। इस वक्त आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। ये कहते हुए अर्जुन ने अपनी चेक बुक निकालकर उसे चेक पर साइन करते हुए भूमिका की तरफ बढ़ाया था। भूमिका ने जैसे ही चेक पर दर्ज की गई रकम को देखा, तो वो कहने लगी कि सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। अर्जुन ने कहा, कोई ज़्यादा नहीं है। यह आपके 6 महीने की एडवांस सैलरी है। आप आराम से अपने भाइयों का इलाज करवाएं और ये आपकी सैलरी से कट होती रहेगी। अर्जुन ने जवाब दिया। भूमिका कृतज्ञ निगाहों से उस शख्स को देखती रह गई थी, जो उस वक्त उसके घर में फरिश्ता बनकर आया था। अगर इस वक्त वो ना आता, तो मकान मालकिन तो आज ही उसे घर से निकाल कर बाहर फेंक देती। तब जाकर ही वो कहीं दम लेती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। भूमिका ने नरम लहजे में कहा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको अपना कर्जदार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कर्ज एक बोझ है, लेकिन इस वक्त आपके भाइयों के लिए ये जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप खुददार हैं। अगर मैं आपको एहसान के तौर पर ये देता, तो मैं जानता था कि आप कभी भी ये रकम कबूल नहीं करती। इसीलिए मैंने आपको ये रकम कर्ज के तौर पर दी थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी हुई, तो आप बिना झिझके मुझे बता सकती हैं। अब आप बेफिक्र होकर अपने भाइयों का इलाज करवाएं। और हाँ, कल कुछ देर के लिए ऑफिस आ जाइएगा और वहाँ आकर अपना लैपटॉप और फाइल्स भी ले आइएगा। मेरी दूसरी ब्रांच में ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में बैठकर ही ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। बस हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें ऑफिस आना पड़ता है। आपको भी मैं दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दूंगा। आप अपने घर में रहकर सुकून से काम कर सकती हैं। अर्जुन कपूर ने ये कहते हुए भूमिका की परेशानी बहुत ज्यादा कम कर दी थी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। भूमिका ने कहा था। आपके भाई हैं कहाँ? मैं तो उनसे ही मिलने के लिए आया हूँ। आप मुझे उनसे तो मिलवा दें। अर्जुन ने तुरंत ही कहा। भूमिका बोली, जी सर, आप बैठिए, मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत ही उठ खड़ी हुई और फिर दरवाजे के पास आकर अचानक रुक गई। उसको ऐसे अचानक रुकते हुए देखकर अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? उसने पलटकर कहा, सर, अगर आपके पास कैश में 10,000 हों, तो क्या आप मुझे अभी दे सकते हैं? न जाने क्या सोचकर वो ये सब अर्जुन से कह गई थी। श्योर, ये लीजिए। अर्जुन ने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए थे। भूमिका उसका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर आई और किराए के पैसे मौसी को पकड़ाए। फिर अमन और रमन को लेकर दूसरे कमरे में आई थी। उन्हें देखते ही अर्जुन ने तुरंत ही अपनी जगह से उठकर उन दोनों को अपने गले से लगाया। वो तो अभी बस 10 से 11 साल के ही बच्चे जैसे थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें बेइंतहा कमजोर कर दिया था। उनको देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। कैसे खूबसूरत बच्चे थे, मगर किस्मत उनको कहाँ ले आई थी। अर्जुन ने दिल ही दिल में ऊपर वाले से दुआ करते हुए उनके नसीब को अच्छा करने की प्रार्थना की। अमन और रमन दोनों ही बहुत अच्छे थे। वो काफी देर तक अर्जुन से बातें करते रहे। अर्जुन ने भी उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय किया। उसे उनके साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। तब तक भूमिका भी चाय नाश्ते का इंतजाम करके ले आई थी, जिसको उसने टेबल पर अच्छे से सजा दिया था, जिसे देखकर
अर्जुन चौंक गया। वो कहने लगा, अरे इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बिना वजह इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो बस जा ही रहा था, यूं ही बच्चों की कंपनी में बैठ गया था। भूमिका ने कहा, नहीं सर, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। आपने मेरी इतनी मदद की है, उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। आप प्लीज कुछ देर बैठिए। भूमिका ने बड़े ही अदब से अपनी मेजबानी निभाते हुए कहा। अर्जुन इधर खामखा शर्मिंदा हो रहा था कि उसकी वजह से भूमिका को ये सारी मेहनत करनी पड़ी। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, ठीक है भूमिका, मैं अब चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अर्जुन ने उठते हुए कहा था। भूमिका बोली, जी सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन ने अमन और रमन की तरफ मुड़ते हुए कहा, ठीक है लिटिल चैंपियंस, अपना बहुत ख्याल रखना और जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कहते हुए उसने बारी बारी दोनों के गालों को थपथपाया था। आप दोबारा कब आएंगे भैया? अमन ने अर्जुन के साथ गले से लगते हुए उससे पूछा, जबकि अर्जुन उसके इस तरह से भैया कहने पर शॉक्ड रह गया था। वो तुरंत ही नीचे की तरफ झुका और उसने अमन के माथे को चूम लिया और कहा कि मैं जल्दी ही आऊंगा मेरे भाई। भूमिका ने अमन को पीछे किया। अर्जुन बाहर निकला तो उसके बाद भूमिका दरवाजा बंद करके अंदर आ गई थी। अगले रोज वो दफ्तर जाकर लैपटॉप और फाइल्स ले आई थी। उनके बारे में अर्जुन ने उसे सब कुछ समझा दिया था। अब उसे बहुत सुकून हो चुका था। उसका काम अच्छा खासा आसान हो गया था, वरना तो दफ्तर जाने के बाद भी उसका दिल हमेशा घर पर ही अटका रहता था। अमन और रमन हालांकि हमेशा से कोशिश करते थे कि वो भूमिका को तंग ना करें, मगर जब बीमारी उन्हें मजबूर कर देती तो वो ना चाहते हुए भी उसे परेशान करते थे। भूमिका की जान तो उनमें ही अटकी रहती थी। वो जितने घंटे भी ऑफिस में काम करती रहती, उतने घंटे वो अमन और रमन के लिए परेशान रहती। अब भगवान का करम था कि उसे काम में आसानी हो गई थी। अगले ही रोज वो अमन और रमन को अपने साथ लेकर एक अच्छे अस्पताल में गई ताकि उनका अच्छे से इलाज करा सके। अब तक पैसा ना होने की वजह से वो सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रही थी, मगर अब पैसे आ गए थे, इसीलिए वो बिना देर किए उन्हें लेकर एक प्राइवेट क्लिनिक पर आई, जहां पर उनका प्रॉपर इलाज शुरू किया गया। वो पिछले 1 साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे। भूमिका के पापा एक स्कूल में क्लर्क थे, जबकि माँ घरेलू महिला थी। भूमिका ने बीएससी कंप्लीट किया था। उन लोगों का गुजारा अच्छे से हो रहा था। भूमिका प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ ही साथ वो एक स्कूल में भी पढ़ा रही थी ताकि उसका अपना खर्चा निकल आए। 2 साल पहले की बात थी जब एक रोज स्कूल से वापसी पर भूमिका के पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। एक्सीडेंट बड़ा ही भयानक था, जिसमें उसके पिता की दोनों टांगें बुरी तरह से कुचल गई थीं। अस्पताल पहुंचते ही उनकी टांगें काट दी गईं। वो 2 दिन तक जिंदा रहे और फिर 2 दिन के बाद उनका देहांत हो गया। ये खबर जैसे ही भूमिका की माँ को मिली तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उनकी भी हार्ट अटैक से जान चली गई। उस रोज भूमिका के घर से दो दो अर्थियां उठी थीं और वो अपने छोटे भाइयों के साथ अनाथ हो गई थी। जो रिश्तेदार थे वो बस सिर्फ उस वक्त तक ही साथ थे जब तक कि भूमिका के माँ बाप की 13वीं नहीं हो गई। और जैसे ही उनकी 13वीं हुई, सभी लोगों ने मुंह मोड़ लिया और उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। कुछ ज्यादा ही करीबी लोग जो थे वो कुछ दिनों तक तो उनका गम हल्का करने के लिए आते रहे, मगर फिर धीरे धीरे वो सब लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर उनको भूल गए। भूमिका ने उस वक्त स्कूल की नौकरी के साथ साथ शाम के वक्त घर में ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, जिससे कम से कम गुजर बसर भी होने लगी थी। तीनों भाई बहन मिलजुल कर साथ रहने लगे थे। अमन और रमन उस वक्त सिर्फ 8 या 9 साल के थे, मगर दोनों ये बात जानते थे कि उनके सर से माँ बाप का साया अब उठ गया है। इसीलिए उन्होंने जहाँ तक मुमकिन हो सकता था अपनी सारी इच्छाओं को दफन कर दिया था, बल्कि वो स्कूल से घर आने के बाद घर के कामों में भूमिका का हाथ भी बटाया करते थे ताकि भूमिका को आसानी हो जाए। जिस वक्त भूमिका बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती, उस वक्त भी वो उनके जो भी काम आता था उसे मिल बांट कर लिया करते थे। वो जानते थे कि उनकी बहन उनके लिए बहुत मेहनत कर रही है, इसीलिए वो उसकी मदद करते
ताकि उसे थकान ना हो। रमन उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पिछले आधे घंटे में उसने ये तीसरी बार आकर रमन को जगाया था, मगर रमन हाँ हाँ करके फिर से सो जाता था। रमन, क्या हो गया है? तुम उठ क्यों नहीं रहे? मेरी आज ड्यूटी है, मैं लेट हो जाऊंगी। उसने फिर से आकर रमन को जगाया। दीदी, आप ऐसा करो कि आप चली जाओ, अमन ने भूमिका के पास आकर कहा। मगर अमन, ऐसे कैसे चली जाऊं? अभी बर्तन धोने हैं, इसका बिस्तर उठाना है, मगर ये है कि उठ ही नहीं रहा। भूमिका ने परेशानी से कहा। अमन बोला, आप जाइए दीदी, मैं इसको उठा लूंगा, हम दोनों वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप आराम से जाइए। अमन ने बड़े भाई की तरह तसल्ली दी थी। भूमिका फौरन से स्कूल चली गई, जबकि पीछे अमन रमन के पास आया और उसके मुंह से कंबल उतारते हुए उसके माथे पर हाथ रखा, जो कि उस वक्त कोयले के जैसे तप रहा था। वो जानता था कि रमन को रात से बुखार था, मगर उसने भूमिका को नहीं बताया था। ये सोच करके कि उसे परेशानी होगी, उसे खुद भी अपनी तबीयत काफी दिनों से खराब महसूस हो रही थी। रात में उसे भी अचानक से बुखार हो गया था, मगर सुबह उठते ही उसने ठंडे पानी से नहाया, जिसके बाद से उसे अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। वो रमन को भी इसीलिए उठा रहा था कि वो भी उठकर नहा ले, ताकि उसका भी बुखार उतर जाए। मगर रमन वाकई नहीं उठ रहा था, बल्कि अब तो वो बिल्कुल बेसुध-सा हो गया था। उसकी रंगत भी तेजी से बदल रही थी, जिसे देखकर अमन एकदम से डर गया था। रमन, क्या हुआ? उठो, उठ जाओ रमन, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उठ जाओ रमन। वो रमन पर झुका हुआ उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमन पूरी तौर पर बेसुध हो चुका था। उसे यूं देखकर अमन के तो हाथ पैर ही फूल गए थे। वो फौरन से भाग करके किचन में गया और पानी का जग उठा लाया और लाकर रमन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर कोई फायदा ना हुआ। रमन का जिस्म तो बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। तब अमन फौरन ही स्कूल की तरफ भागा। भूमिका को स्कूल पहुंचे हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि अमन भागता हुआ वहां पहुंचा। क्या हुआ अमन? तुम ऐसे यहाँ क्यों आ गए? और रमन कहाँ है? उसे यूं डरा हुआ देखकर भूमिका ने पूछा। दीदी, अभी आप जल्दी मेरे साथ चलो, वो रमन उठ नहीं रहा है, वो पूरा पीला पड़ रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, जल्दी आप मेरे साथ चलिए। अमन ने घबराए हुए लहजे में कहा था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है उसे? भूमिका ने परेशानी से पूछा। मैं नहीं जानता, आप बस मेरे साथ चलें, अमन ने कहा। तो भूमिका ने जल्दी से प्रिंसिपल को सारी बात बताई और फिर वो अमन के साथ स्कूल से निकल गई। वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी और वहां पहुंचकर रमन की हालत देखकर तो वो चकराकर रह गई थी। वो फौरन से रमन को लेकर करीब के क्लिनिक की तरफ लेकर भागी थी, मगर उन लोगों ने उसको देखने के साथ ही उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाने को कहा। अमन अपनी बहन के साथ ही था और फिर वो रमन को करीबी सरकारी अस्पताल लेकर गई थी, जहां पर अच्छे खासे चेकअप के बाद उन्होंने रमन को एडमिट कर लिया था। रमन के कुछ टेस्ट भी किए गए थे। डॉक्टर, बताइए ना, मेरे भाई को क्या हुआ है? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। भूमिका ने डॉक्टर से पूछा। भूमिका, आपके भाई को थैलेसीमिया है। ये कैसी बीमारी है जिसमें मरीज के जिस्म से वाइट ब्लड खत्म हो जाता है? आपका भाई इसी बीमारी से जूझ रहा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए बताया था। ये खबर भूमिका पर कयामत बनकर टूटी थी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये सच नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स गलत हैं। मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है, ये नहीं हो सकता। भूमिका बदहवासी भरे अंदाज में चिल्लाई थी। ऐसा हो चुका है मिस भूमिका, आप हौसला रखिए, वो ठीक हो जाएगा। भगवान की दुआ से डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए उसे तसल्ली दी थी, जबकि भूमिका तो ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा ही खींच ली हो। रमन की हालत देखकर उसका दिल टूट कर बिखर गया था। न जाने भगवान की ये कैसी आजमाइश थी। भूमिका के बर्दाश्त की अब हद ही हो चुकी थी। सिर्फ भूमिका ही नहीं, बल्कि अमन भी बहुत परेशान था और उसकी ये परेशानी और ज्यादा गहरी तब हुई जब 2 दिन के बाद अमन की तबीयत भी खराब होने पर उसके भी टेस्ट करवाए गए और फिर उसके टेस्ट में भी वही बीमारी आई थी जो कि रमन को निकली थी। भूमिका पूरी तरह से टूट कर रह गई थी।
उसके दोनों भाई एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो चुके थे। पहले तो कोई स्कूल या ट्यूशन से ही वो अपना गुजारा करती थी, मगर उन दोनों की बीमारी की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्कूल में उसको जो सैलरी मिल रही थी, उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा था। वो नौकरी तलाश करने लगी। उसने अर्जुन कपूर की कंपनी से पहले भी 2-3 कंपनियों में काम किया था, मगर छुट्टियों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था, क्योंकि उसे अक्सर अमन और रमन की वजह से छुट्टियां करनी पड़ जाती थीं। उसकी बहुत मजबूरियां थीं, मगर लोग उसकी मजबूरियों को कहाँ समझते थे। उन लोगों को तो बस उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना ही आता था, और वो ऐसा करके उससे बहुत मजे लेते थे। अर्जुन कपूर की कंपनी में भी उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। हर कोई उसे जलील करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और उस पर खूब हंसते थे। भूमिका को हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कब उसे कोई यहाँ से भी निकाल देगा। मगर उस दिन अर्जुन कपूर से मिलने के बाद भूमिका के दिल से ये डर निकल चुका था। उसे मालूम हो गया था कि अब भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, वरना कौन उसे 6 महीने की एडवांस सैलरी देता है। वक्त गुजरता गया। भूमिका हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऑफिस जाती थी और बाकी वक्त वो अपने भाइयों के साथ ही गुजारती थी। दीदी, भैया को बुलाइए ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, अमन ने एक रट लगाते हुए भूमिका से कहा। भूमिका ने कहा, अमन, वो तुम्हारे भैया नहीं हैं, वो मेरे बॉस हैं। वो इस तरह से छोटे मोहल्ले में नहीं आते हैं। अमन चुप हो गया, मगर उन दोनों को अर्जुन कपूर की याद आ रही थी। अर्जुन कपूर उस दिन उन दोनों से बहुत ही मोहब्बत से मिला था, जिसके बाद से वो लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। अब वो उससे फिर से मिलना चाहते थे। अर्जुन ऑफिस में बैठा था। उसने अपना सर फाइलों में दिया हुआ था कि तभी उसका फोन बज उठा। एक बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। फोन बज बज कर खुद ही बंद हो गया था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसका फोन फिर से बज उठा। अर्जुन ने फोन निकालकर नंबर देखा तो वो भूमिका का नंबर था। भूमिका का नंबर उसके पास सेव था, क्योंकि अक्सर उसे काम के बारे में कुछ पूछना या बताना होता था तो वो उसे कॉल कर लिया करता था। जी, मिस भूमिका, कहिए, उसने कॉल पिक करते हुए कान से लगाकर पूछा था। अर्जुन भैया, दीदी ने कॉल नहीं की है। कॉल तो हमने की है। हम अमन और रमन हैं। रमन बोला। तो अच्छा, लिटिल चैंपियंस, कैसे हो आप दोनों? इलाज कैसा चल रहा है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ अर्जुन भैया, बस अमन ज्यादा बीमार रहता है। दीदी ही लेकर जाती हैं चेकअप के लिए, रमन ने बताया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अमन भी भगवान की दुआ से जल्दी ठीक हो जाएगा। और क्या कर रहे हो? कैसे याद कर लिया आज? अर्जुन ने पूछा। भैया, हम तो आपको रोज याद करते हैं। दीदी से इतने दिनों से कह रहे थे कि आपको घर बुलाएं, मगर वो मना कर देती। कहती कि आप हमारे छोटे से घर में नहीं आएंगे, तो कभी कहती है कि आप बहुत बिजी हैं। हमें आपकी बहुत याद आती है। आप हमारे घर आ जाइए ना, हमें आपसे मिलना है। अब की बार अमन ने कहा था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था, इसीलिए नहीं आ सका। मैं अभी चक्कर लगाता हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? और तुम्हारी दीदी कहाँ है? हम तो घर पर हैं भैया, और दीदी मार्केट गई है। हम उनसे छुपकर आपको कॉल कर रहे हैं। आप उन्हें ये मत बताना कि हमने आपको कॉल की है, वरना वो हमें बहुत डांटेगी। आप बस किसी बहाने से आ जाइए। अमन ने बड़े ही राजदार अंदाज में ये बात कही थी। अच्छा, तो अपनी दीदी से चालाकियां भी हो रही हैं। आप दोनों बेफिक्र रहें, मैं आपकी दीदी को कुछ भी नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे कॉल किया था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आप कब तक आएंगे? रमन ने पूछा। मैं कुछ देर तक आता हूँ। मुझे ये बताओ कि आप दोनों के लिए क्या लेकर आऊं? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, अमन ने कहा। तो अर्जुन फिर से मुस्कुरा दिया। ओके, मैं आता हूँ, ये कहकर अर्जुन ने कॉल काट दिया और फिर वो ऑफिस से निकलकर मार्केट की तरफ आया था, जहां उसने अमन और रमन के लिए कुछ चीजें खरीदी। उसे यूं खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। 1 घंटे के बाद वो भूमिका के घर के सामने था। भूमिका ने ही दरवाजा खोला था। गुड इवनिंग सर। अर्जुन को देखते ही उसने कहा।
गुड इवनिंग। और कैसी हैं आप? और बच्चे कैसे हैं? अर्जुन ने पूछा। वो भी ठीक हैं सर, अंदर आइए। ये कहते हुए भूमिका ने अर्जुन को अंदर आने का रास्ता दिया। अमन और रमन उसे देखते ही भागते हुए उसके पास आ गए थे और उससे लिपट गए। भूमिका तो बिल्कुल हैरानगी से उन दोनों को देखती ही रह गई थी। एक रोज ही यूं ही अर्जुन उनके घर आया था और अमन और रमन बाहर जाने की जिद कर रहे थे। अर्जुन अक्सर उन्हें घुमाने के लिए बाहर पार्क में ले जाया करता था। वो सब बहुत खुश रहते थे, मगर उस रात अमन की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए भूमिका ने उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। दीदी प्लीज मान जाइए ना, रमन भूमिका की मिन्नतें करते हुए बोलने लगा। रमन, दीदी को तंग मत करो, अगर वो नहीं भेज रही है तो रहने दो। मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। इससे पहले कि भूमिका कुछ कहती, अमन बीच में बोल पड़ा था। उसके इस तरह के लहजे में की गई बात सुनकर अर्जुन समेत सभी ने हैरानगी से उसका सुस्त पड़ता चेहरा देखा और ये देखकर भूमिका फौरन उसके करीब आई। अमन ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। और तभी वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन अभी कुछ चंद कदम ही वो चला था कि लड़खड़ाकर गिर गया और अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। अर्जुन ने तुरंत ही आगे बढ़कर अमन को अपनी बाहों में भरकर नीचे गिरने से बचाया था। अमन उसकी बाहों में गिरते ही बेजान हुआ था। ये देखती हुई भूमिका भी गिरती पड़ती सी उसके पास पहुंची थी। अमन ने हल्के से अपनी आंखें खोली और अर्जुन को देखते हुए कहा, भाई, दीदी का ख्याल रखना। इतना कहते ही अमन की नजरें झुकी और आंखें बंद हो गईं और जो हाथ अमन का अर्जुन के चेहरे पर रखा हुआ था वो अचानक से नीचे आ गिरा था। ये देखकर भूमिका और रमन दोनों चीखने लगे थे। उनकी चीखें सुनकर मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग भी उनके घर आ गए थे। उनके घर में बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग बहुत अफसोस जदा हो गए थे। भूमिका बेहोश होकर एक तरफ गिर चुकी थी। मोहल्ले की औरतें ही उसे उठाकर अंदर कमरे में लेकर गई थीं। अर्जुन ने ही अमन के अंतिम संस्कार के सारे इंतजामात संभाले थे। इसके साथ साथ वो रमन को भी संभाल रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बैठा था और बस अमन को देखे जा रहा था। अर्जुन समझ गया था कि अमन की मौत देखकर रमन डर गया है। वो उसे अपने पास बिठाकर तसल्लियां दे रहा था। कुछ देर के बाद जब भूमिका को होश आया तो वो रोती चीखती चिल्लाती अमन के लाश के पास आई। उठो अमन, उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उठ जाओ, तुम अपनी दीदी को यूं छोड़कर नहीं जा सकते। भूमिका उसकी अर्थी झंझोड़ने लगी थी। भूमिका, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ, तुम उसे तकलीफ दे रही हो। एक औरत उसे पीछे करते हुए बोली। अर्थी उठने का वक्त हुआ तो भूमिका की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो उसके साथ में ही लिपट गई थी। अर्जुन अमन को खुद उसकी आराम गाह तक पहुंचाना चाहता था, मगर भूमिका की हालत देखकर वो रुक गया। एक तरफ भूमिका थी तो दूसरी तरफ रमन। वो रमन को कमरे में छोड़कर आया तो अर्थी घर से निकल चुकी थी और उसके साथ ही भूमिका भी भागी थी, जिसका दुपट्टा रास्ते में ही गिर गया था। वो लोगों की भीड़ में से निकलते हुए कैसे भी करके अमन तक पहुंचना चाहती थी। भूमिका, अपने होश काबू में रखो, क्या कर रही हो? खुद को संभालो। अर्जुन ने अपने आप को काबू करते हुए बड़ी मुश्किल से उसके कंधों से उसको पकड़ा था और अपनी तरफ मोड़ा था। मुझे मेरा भाई वापस कर दे, प्लीज, मुझे मेरा भाई वापस कर दे। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अर्जुन, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। भूमिका ने अर्जुन का गिरेबान पकड़कर बेबसी से कहा था। आज पहली बार भूमिका ने अर्जुन का अपने मुंह से नाम लिया था और आज से पहले अर्जुन को अपना नाम कभी भी इतना प्यारा नहीं लगा था। भूमिका, अमन हमारे पास ही है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे रमन के अंदर है और इस घर के अंदर है। आपका अमन यहाँ पर है, हर एक चीज में है, वो हर चीज में जिंदा है, वो हमारे दिलों में जिंदा है, वो हमारी सांसों में जिंदा है। आप प्लीज खुद को संभालें, अगर आपको कुछ हो गया तो रमन को कौन संभालेगा? अर्जुन कपूर ने उसे कहा और फिर दुपट्टा उठाते हुए उसको अच्छे से ढक दिया और फिर उसको अंदर ले गया जहां पर रमन था। अर्जुन काफी रात तक वहीं रहा, मगर जब आधी रात होने लगी तो उसके बाद वो अपने घर आ गया।
एक जवान लड़की के घर रात को रुकना उसे कुछ मुनासिब नहीं लगा था। अगली रोज वो फिर से वहां गया था तो देखा कि वो दोनों भाई बहन उस वक्त तक रात जैसी हालत में ही बैठे हुए थे, जबकि डॉक्टर ने ये कहा था कि रमन की डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी दवाइयाँ रेगुलर थीं, जिसमें बिल्कुल भी नागा नहीं होना चाहिए था। भूमिका, अमन तो मर गया है, क्या आप रमन को भी मारना चाहती हैं? आपको इस बात का होश भी है कि वो बीमार है, मगर फिर भी आप उसका ख्याल रखने की बजाय उसे लेकर अब तक भूखी बैठी हैं। चलिए, उठिए, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। खुद भी नाश्ता करिए और रमन को भी करवाइए। अगर इसे जिंदा देखना चाहती हैं तो प्लीज इसका ख्याल रखें। अर्जुन ने उससे रिक्वेस्ट की थी। वो सारी रात सो नहीं पाया था। अमन का हंसता खेलता चेहरा और उसके गुदगुदा देने वाले चुटकुले पूरी रात अर्जुन की आंखों में घूमते रहे और कानों में गूंजते रहे। खैर, दिन गुजरने लगे। उस रोज अमन को मरे हुए 10वां दिन था जब अचानक से मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर भूमिका के घर आ गए। बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत शरीफ थे, इसीलिए इतने साल इस मोहल्ले में रहे, मगर अब हम तुम्हें इस मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर खाली करके यहाँ से चली जाओ। उनमें से एक औरत आगे बढ़कर बोली थी। उनकी बात सुनते ही भूमिका हैरान हो गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसा क्या किया है? भूमिका ने पूछा। करने को आखिर रह ही क्या गया है? सुबह शाम रोजाना एक जवान मर्द तुम्हारे घर के चक्कर लगाता है, घंटों वो तुम्हारे घर के अंदर रहता है। न जाने तुम लोग अंदर क्या क्या करते होगे। हम तो इज्जत वाले लोग हैं, हम ऐसी बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी एक और औरत ने आगे बढ़कर कहा था, और उसने जो कहा उसकी बात सुनकर न सिर्फ भूमिका बल्कि दरवाजे से अंदर आता अर्जुन भी हक्का बक्का रह गया। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? भूमिका कुछ भी ना बोली तो अर्जुन खुद ही आगे धड़धड़ाता हुआ बढ़ गया और दरवाजे तक पहुंच गया। वो उसका आशिक तो है यहाँ, फिर भी हमसे पूछती है कि हमने क्या किया है। पहले वाली औरत तुरंत ही बोली थी। भूमिका बोली, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे सर हैं और यहाँ पर सिर्फ रमन की वजह से आते हैं। अमन की मौत के बाद वो बहुत अकेला हो गया है, तो सर उसका मन बहलाने के लिए आ जाते हैं। भूमिका अपनी सफाई देते हुए कह रही थी। अरे, साफ साफ भाई का बहाना लगा रही है। वो तो नींद की दवाई खाकर सोया रहता है और ये अपने आशिक को बुलाकर अपनी तन्हाई दूर करती है और उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करती है। मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी मर्दों को बुलवाकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। एक और औरत ने अपनी राय दी थी और फिर बाकी सब औरतें उसकी राय को मान गई थीं। भूमिका और अर्जुन ना ना करते ही रह गए थे, मगर किसी ने भी उनकी एक ना सुनी और उन दोनों की आपस में शादी करवा दी गई थी। शादी के फौरन बाद अर्जुन वहां से चला गया था, जबकि भूमिका इस जबरदस्ती पर किसी से कोई शिकायत भी ना कर सकी थी। अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा परेशान था। वो नहीं जानता था कि उसका यूं बार बार उसके घर जाना उस लड़की के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। वो तो उससे इस कदर शर्मिंदा था कि वो उसे कॉल करके भी अपनी सफाई नहीं दे पा रहा था। अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही थी। गलत तो उसके साथ भी हुआ था, मगर वो तो लड़की थी। एक तो उस पर इतनी बड़ी कयामत पहले ही टूट चुकी थी और ऊपर से उन जालिम लोगों ने उस पर एक और जुल्म कर दिया था। वो जानता था कि इस वक्त भूमिका पर क्या गुजर रही होगी, मगर वो चाहकर भी उससे दो बोल हमदर्दी के ना बोल सका। इस हादसे को पूरा 1 महीना गुजर गया था। भूमिका बिल्कुल ही घर की होकर रह गई थी। उसने इस 1 महीने में कोई काम नहीं किया था। रमन भी अंदर ही अंदर घुट रहा था। अमन की मौत के बाद उसके दिल में भी डर बैठ गया था कि मौत उसे भी एक रोज यूं ही अपनी आगोश में जकड़ लेगी। भूमिका अपनी जिंदगी की उठापटक से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब वो इस सब के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। जब उसके पास डॉक्टर की कॉल आई कि आज रमन को वाइट ब्लड लगाने की डेट है, तब जाकर उसे कहीं होश आया था। फिर उसने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करी और उठ खड़ी हुई और रमन को लेकर अस्पताल गई। वहीं पर उसे अर्जुन की कंपनी में काम करने वाली एक लड़की मिल गई। उसकी भूमिका के साथ काफी दोस्ती थी। यार, कहाँ गुम हो गई हो? हम लोग कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है।
अर्जुन सर भी तुम्हारा फ़ोन ट्राई करते रहते थे। तुम्हारे पास कोई फ़ाइल थी, तुमने वो सबमिट ही नहीं करवाई, तो अर्जुन सर को दोबारा से वो सारा काम खुद ही करना पड़ा था। खैर, तुम्हें कॉल इसलिए कर रहे थे कि कल अर्जुन सर के घर में पार्टी है। उन्होंने सबको इनवाइट किया है। तुम्हें भी बुला रहे थे, मगर तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी। अब तुम मिल गई हो, तो फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ। आ जाना, बहुत मज़ा आएगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। भूमिका ने इनकार कर दिया, मगर जब घर वापस आई और मोबाइल ऑन किया, तो उसमें ढेर सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे। अर्जुन की तरफ से भी उसे पार्टी के लिए इनविटेशन आया था। भूमिका ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और अपनी सोच में डूब गई थी। न जाने उसे कब नींद आई और वो नींद की आगोश में चली गई। सुबह उसे अर्जुन की तरफ से फिर से कुछ मैसेजेस आए थे। न जाने क्या सोचते हुए वो फिर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो पार्टी में पहुंची तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। वहां पर काफी भीड़ भाड़ थी। सब लोगों से अलग होकर स्विमिंग पूल के किनारे पर आकर वो एक तरफ खड़ी हो गई थी। उसने इधर उधर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई थी, मगर उसे कहीं भी अर्जुन कपूर नजर नहीं आया था। ओ भाई, बड़े बड़े लोग आए हैं, यहाँ देखो तो सही। ये कॉटन का ड्रेस पहनकर इस पार्टी में आई हैं। सो कॉल्ड, आने की जरूरत ही क्या थी? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी? इससे तो अच्छा था कि तुम आती ही ना। ऐसे कपड़े पहनकर तो मैं वॉशरूम भी ना जाऊं, और ये तो सीधा मुंह उठाकर यहाँ पार्टी में ही आ गई है। मोनिका, जो कि अर्जुन की कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर थी, वो बेइंतहा स्टाइलिस्ट और घमंडी लड़की थी और अक्सर अर्जुन के आगे पीछे घूमती दिखाई देती रहती थी। वो भूमिका के सादा से हुलिये को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और बाकी सबको भी भूमिका का मजाक उड़ाने के लिए उसने उकसाया था। वो सब लोग भी भूमिका की खिल्ली उड़ाने लगे। भूमिका ने वहां से निकलना चाहा था कि लेकिन तभी मोनिका ने भूमिका के सामने अपनी टांग रख दी और भूमिका उसकी टांग से टकराकर अचानक से नीचे पूल में जा गिरी थी। उसे तैरना नहीं आता था। वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन फिर भी वो डूबने लगी थी। अर्जुन कपूर, जो कि अभी बाहर आया था, सबको पूल के पास खड़े हंसते देखकर उनकी तरफ आ गया, मगर जब उसकी नजर पूल में डूबती हुई भूमिका पर पड़ी, तो वो फौरन से अपना कोट उतारते हुए और उसे एक तरफ फेंक कर पूल में कूद गया। उसने जल्दी से तैरते हुए भूमिका को अपनी बाहों में भरा था, जिसकी सांसें रुक गई थीं। किसी लड़की को पहली बार अपने इस कदर नजदीक देखकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। फिर लड़की भी वो जो उसकी अपनी पत्नी थी। उसका कॉटन का लिबास भी गीला होकर उसके वजूद से बिल्कुल चिपक गया था, जिससे उसकी काया की हर एक बारीकियां नजर आ रही थी। अर्जुन कपूर उस पर झुक गया और फिर वहीं से उसने अपने नौकर को इशारा किया, जो तुरंत ही उसे उसका कोट देकर गया था। अर्जुन कपूर ने जल्दी से उस कोट को भूमिका पर फैलाया और उसे पूल से निकाला और लेकर सीधा अपने कमरे में गया। ये देखकर मोनिका और बहुत सी लड़कियां, जो अर्जुन कपूर पर डोरे डालने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी, वो सब जल भुनकर राख हो गई थी। मोनिका फौरन तनफनाती हुई अपने सर के पास पहुंची। अर्जुन सर, छोड़िए इस बेगैरत लड़की को, हम पार्टी में चलते हैं। मोनिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा था, जिस पर अर्जुन ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसके मुंह पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे, क्योंकि आज उसकी वजह से भूमिका की जान भी जा सकती थी। आपने इस 2 टके की लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? मोनिका मुंह पर हाथ रखे हुए हैरत और बेयकीनी से बोली थी। 2 टके की वो नहीं, बल्कि तुम हो। तुम भूमिका के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इस कंपनी के मालिक अर्जुन कपूर, यानी कि मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है वो। अर्जुन कपूर के इस जवाब ने वहां पर खड़े सभी लोगों को हक्का बक्का करके छोड़ दिया था। भूमिका के होश में आने पर अर्जुन कपूर ने सबके सामने उसे ऑफिशियली अपनी पत्नी अनाउंस कर दिया और उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था। वो रमन को और भूमिका को हमेशा के लिए अपने साथ अपने बंगले पर ले आया था, जहां अब वो लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।